नमस्कार, ओपिनियन पोस्ट में आपका स्वागत है। जब से लोकसभा के नतीजे आए हैं तब के बाद से ही बंगाल की राजनीति में एक अजीबोगरीब जो है बदलाव देखने को मिल रहा है। सबकी नज़रें विधानसभा चुनाव पर है। हालांकि अभी 2 साल का वक्त है, लेकिन ममता बनर्जी अभी से ही इतना व्याकुल हो गई है कि वो बाकायदा इलेक्शन मोड में चली गई है। ममता बनर्जी का प्लान क्या है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रसन्नजीत बख्शी हैं। ये जेनेक्स न्यूज़ के एडिटर इन चीफ है। ये बंगाल के एक जाने माने वरिष्ठ पत्रकार हैं। 17-18 साल इन्होंने टेलीविज़न में रिपोर्टिंग की है और बंगाल की राजनीति से ये पूरी तरह से वाकिफ़ हैं। प्रसन्नजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल जो बंगाल की राजनीति को लेकर के जो लोग जानना चाहते हैं वो ये कि एक उसमें एक वॉयलेंस का एक एलिमेंट जो है वो रहा है और इतने सारे पॉलिटिकल मर्डर्स हो रहे हैं, कार्यकर्ताओं को, लीडर्स को मारा जा रहा है, अधिकारियों को मारा जा रहा है, सब तरफ से आप देख रहे हैं। लेकिन इमेज सा बना है कि वहाँ जो है तृणमूल की एक जो है रूरल बंगाल में तृणमूल का एक आधिपत्य है। एक तरह से समझिए कि उनकी पूरी गुंडागर्दी चलती है। कितनी सच्चाई है इस बातों में? नहीं, इसमें मैं तृणमूल कांग्रेस के ऊपर आरोप नहीं लगाना चाहता हूँ। मैं लगाना चाहता हूँ वामपंथियों के ऊपर, मतलब ये इतिहास है, ये उसका इतिहास है। हाँ, इतिहास है और इतिहास की लेगेसी लेकर तृणमूल कांग्रेस का ये जो बदनाम है, ये तृणमूल कांग्रेस की उस लेगेसी का बदनाम है। ये सही है। तो जो आपने कहा कि वो पहले जब वो आई ममता तो वो कम्युनिस्टों तो मतलब के शूज में जो है पैर रखा था। देखिए, अगर इसको हम डिस्कस करें तो इसका पीछे बहुत लंबा रिसर्च होना जरूरी है। बंगाल में किसी के पास काम नहीं है वामपंथियों के ज़माने से, तो करे क्या? रोजगार तो करना पड़ेगा। राजनीति उनका रोजगार करने की एक जरिया है। और राजनीति अगर जरिया है तो सत्ता पे रहना काफ़ी ज़रूरी है, और सत्ता पे रहना ज़रूरी है तो कैसे भी हो सत्ता हासिल करना भी ज़रूरी है। तो कैसे करना है वायलेंस? तो ये वामपंथियों के ज़माने से चालू है। और वो जो लोग तो जो उस वक्त वायलेंस करते थे वो अब तृणमूल कांग्रेस में घुस गए। आगे जाके अगर वो बीजेपी के लिए घुस जाए तो बीजेपी के लिए खतरा है। लेकिन ये एक लिगेसी है, ये कोई तृणमूल कांग्रेस की माने खुद का पैदा किया हुआ सिचुएशन नहीं है। हम किसी समय पे बिहार, यूपी की बात, उत्तर प्रदेश की बात करते थे, लेकिन एक बात समझ लीजिएगा, वहाँ पे जो वायलेंस हम बताते हैं वहाँ पे एक बाहुबली नेता को सामने रखकर उसके इर्द गिर्द वायलेंस होते थे। लेकिन बंगाल में एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड वायलेंस होते हैं जो वामपंथियों के ज़माने से शुरू हुए हैं। इंस्टीट्यूशनलाइज्ड स्ट्रक्चरल वायलेंस, पूरा पॉलिटिकल पार्टी जो है वो वायलेंस करती है। दिल्ली में तो खुद को लिबरल कहते हैं और बिल्कुल नहीं, जो भी यहाँ पे कहते हैं दिल्ली में वो तो हम सब जानते हैं, पहले करते थे, लेकिन अब सोशल मीडिया की ज़माना है। अगर कोई रिसर्च करके देखे तो ये वामपंथियों की देन है बंगाल के लिए। एक तो नौकरी नहीं है लोगों के पास, तो लोग खाए क्या? तो राजनीति करे। तो राजनीति कैसे करे? सत्ता पे आके करे। तो सत्ता पे कैसे आए? मारपीट करके, जैसे तैसे भी हो हम सत्ता पे आए। दिस इज दिस चेन सिस्टम। तो इसी लेगेसी को आप माने आप ये आरोप ममता बनर्जी के ऊपर या तृणमूल कांग्रेस के ऊपर आ गए हैं। तो ये सही है कि जब 2011 में ममता बनर्जी चुनाव जीती तो उन्होंने एक स्लोगन दी थी कि बदला नहीं बदल चाहिए। मतलब बदला मतलब किसी से बदला नहीं लेंगे हम आप बदल जाओ। तो उसके कारण हम सोचे थे कि एक 34 साल की पुरानी वामपंथी ज़माना ख़त्म होने के बाद एक वायलेंस, एक खून का नदी बह जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। वो लोग ट्रांसफर हो गए, लेकिन बाद में ये लोग ट्रांसफर हो गए तृणमूल कांग्रेस में और बस वही काम चलता रहा। तो इसका मतलब है कि एक तरह से ये बहुत ही खतरनाक बात जो प्रसन्नजीत जी बता रहे हैं कि जो वायलेंस का जो नेचर है वो कम्प्लीटली इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है। मतलब पार्टी की जो आप एक यूनिट समझ लें कि लोकल लेवल पे जो होती है वो खुद जो है गुंडागर्दी में जो है वो शामिल होती है। बाकायदा पार्टी की तरफ से जो है लोगों को रोकना, ये उनके कैंपेन का, उनके प्लानिंग का हिस्सा होता है। बम कहाँ फोड़ना है, किसका हत्या कर देना है, किसको कहाँ पे रोकना है। बोलिए ना। हाँ, हम तो जानते हैं यूपी बिहार में एक बाहुबली नेता, आप बंगाल में बताइए तो एक बाहुबली नेता कोई नहीं है। कोई नहीं है, किसी का नाम हम जानते नहीं है, लेकिन फिर भी वायलेंस से 100 लोग मर जाते हैं।
तो ये जो बिहार और यूपी में जो वायलेंस होता था उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है ये। खतरनाक है ये। मतलब ये कि पार्टी पॉलिटिक्स करने वाले लोग अपने ऑफिस में बैठ के ये तय करते हैं कि कितना बम लाना है, कितने पिस्तौल लगाने हैं, कहाँ पे कंट्री मेड गन से जो है फायर करना है, कितने वोटर्स को जो है रोकना है। तो ये तो बड़ा एक, तो ये मुझे बताइए कि ये जो भद्र लोग जो कलकत्ता में माने जाते हैं, जो हर चीज़ में अभी तो एक आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो है सिग्नेचर कैंपेन इन लोगों ने चलाया था, आर्टिस्ट वगैरह, इसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठता भद्र लोग की तरफ से? हाँ, ये तो एक इंटेलेक्चुअल्स, बंगाली लिबरल इंटेलेक्चुअल्स, ये पता नहीं, जब बसीरहाट में दंगा होते, राइट्स होते हैं, तब इनका कोई चिट्ठी लिखने का मन नहीं करता। जब दूसरे जगह पर राइट्स होती है तब वहाँ पे तो इनको हम देखते नहीं हैं। तो मतलब काफ़ी सिलेक्टिव है ये, हम एकदम आपकी कैमरा के सामने मैं बता रहा हूँ कि ये काफ़ी सिलेक्टिव है। और ये सिलेक्टिव राइट वर्ड इसके लिए हिपोक्रेसी है। ये बेसिकली जो है ये हिपोक्रेसी है कि आपके नाक के नीचे पॉलिटिकल मर्डर्स हो रहे हैं, वहाँ पे कोई इंतज़ाम नहीं है, लोगों को कई इलाकों में जाने में डर लगता है। आप बताइए ना कि मुझे अगर बताइए, मैं एक चीज़ जानना, बहुत सारे लोग जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, मुझे एक चीज़ बताइए ईमानदारी से, हालांकि मुझको इस सवाल का जवाब पता है, लेकिन आप क्योंकि आप बंगाल से उसको ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, क्या ऐसी स्थिति है बंगाल में कि कोई भी पत्रकार बंगाल के हर इलाके में घुस जाए और अपने हिसाब से स्टोरी करके वापस चले आए? अगर वन वर्ड आंसर है तो नहीं। अगर इसका कारण पूछेंगे तो किसी भी जगह पे घुस सकते हो आप, लेकिन आप जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट जर्नलिज्म है वो नहीं कर सकते। वो नहीं कर सकते। ये पता नहीं, हम दिल्ली में बैठ के बोल रहे हैं, कोलकाता जाके मेरा क्या हाल हो, लेकिन ये आप बोल नहीं सकते। इंडिविजुअल लेवल पे हर एक पत्रकार के ऊपर निगरानी रखा गया है, इंडिविजुअल लेवल पे जो मैटर करते हैं ज़रूर। और बाकी हम दिल्ली में है, अभी तो बोल लेते हैं, उसके बाद दिखा जाएगा। तो तरीका ये है कि आप मालिक को पकड़ो। अगर मालिक को पकड़े तो जो पत्रकार हम और आप जैसे हैं वो तो हम चूहे बिल्ली बन जाएंगे। सही बात है। तो बस स्थिति ऐसा ही है। तो ये भी जो मीडिया भी जो बंगाल का जो है उस तरह से वो मैनेज किया हुआ है, दे ऑल्सो आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट। ये बातें इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप देखेंगे कि बंगाल से बहुत तरह के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं और जो बंगाल से आए हुए मैं आपको बता रहा हूँ, आपको थोड़ा इंटरप्ट करके, ये ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स है। आप बीजेपी छोड़ दीजिए, आप तृणमूल कांग्रेस छोड़ दीजिए, आप कांग्रेस या वामपंथी छोड़ दीजिए, बीजेपी की तरफ से ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स दिया जा रहा है कि पिछले चुनाव से, मतलब लोकसभा चुनाव की पहले कैंपेन के, जब से बीजेपी का थोड़ा सा वहाँ पे दबदबा हमने महसूस कर पा रहा है, तब से अभी तक 100 के आसपास, मेरे ख्याल से मैंने 76 78 ऐसा कुछ नंबर उन्होंने ऑफिशियली बाकायदा नाम देकर लिस्ट निकाले हैं कि इतने लोगों को मारा गया है। तो ये इंटेलेक्चुअल्स लोगों के लिए मेरा सवाल ये है कि ये भी तो बंगाल के लोग हैं, क्या इनका गुनाह है कि ये बीजेपी का समर्थक या नेता रह चुके हैं? तो इसके खिलाफ आप आवाज़ क्यों नहीं उठाते हो? मैं आपको बता रहा हूँ, 2011 की चुनाव की पहले मैं किसी एक न्यूज़पेपर, अंग्रेजी न्यूज़पेपर में काम करते थे। उस वक्त इसी तरह से वामपंथियों ने लोगों को मारने का सिलसिला शुरू किए थे, और बाकायदा हमने जो उसको हमारे न्यूज़पेपर के ऊपर जो पैनल होता है ना, वो पैनल एड्स होता है, बाएं तरफ एक और दाहिने तरफ एक, तो उसमें एक पैनल हम हटा के वहाँ पे हमने एक ग्राफिक्स लगाया था जिसका नाम हमने दिए थे डेथ मीटर, और हर दिन हम उस डेथ काउंट को बढ़ाते थे मतलब अपने मर्जी से के हिसाब से, नहीं सरकारी जो आंकड़े आते था वो नंबर बढ़ जाता था। हमने शुरू किए थे करीब 123 ऐसा नंबर से, और जब हम उस न्यूज़पेपर छोड़े तो वो नंबर 300 पार कर गए थे। ओह माय गॉड, ये ऑफिशियल आंकड़ा, ये तब, और ये सब पॉलिटिकल मर्डर्स हैं, पॉलिटिकल, सारे के सारे पॉलिटिकल मर्डर्स, डेथ मीटर। तो अभी डेथ मीटर, अगर तब भी हम इसके खिलाफ थे, अब भी हम इसके खिलाफ है। तब लोग तृणमूल कांग्रेस के समर्थक थे, आज बीजेपी के समर्थक है। तो क्यों ये डेथ मीटर चलाना पड़ा हमको बंगाल में?
ये देश को जानना ज़रूरी है कि ये वायलेंस से हम निकल नहीं पा रहे, ये वायलेंस से निकालना ज़रूरी है। और इंटेलेक्चुअल्स जो इतना बड़े बड़े चिट्ठी लिखते हैं वो सिलेक्टिव वायलेंस देखते हैं। अब ये जो लोग नहीं सेलेक्टिव वायलेंस नहीं देखते हैं, जो लोग ज़्यादातर जिन्होंने अभी जो एक चिट्ठी आई थी उसमें तो 60% लोग जो है वो कोलकाता में रहने वाले लोग थे। इन लोगों की चिंता पूरे देश की है कि भाई लिंचिंग हो रहा है, लेकिन इन लोगों की चिंता तो क्यूबा और निकारागुआ तक पहुंचे हुए हैं। तो ये इनकी चिंता तो वो है, लेकिन जो बंगाल के अंदर हो रहा है उसके बारे में आज तक इन्होंने एक बयान तक नहीं दिया है। आपने बोलिए ना, इन लोगों ने हांगकांग के बारे में एक बयान दिया है? नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? तो आप ये तो निकारागुआ में चावल भेजते थे जहाज भर भर के, तो आप हांगकांग के बारे में क्यों नहीं बोल रहे ये लोग? ये तो बड़ी, और मुझे लगता है जो हम जिस चीज़ को बात कर रहे हैं, क्या ममता बनर्जी की जो पूरी जो चुनाव की जो तैयारी है, जो प्लानिंग है, उसमें हिंसा भी क्या एक एलिमेंट है? देखिए, ये योजनाबद्ध तरीका से ममता कर रही है, ये कहना एकदम गलत है। लेकिन पार्टी तो कर रही है, पार्टी कर रही है और उसको रोक नहीं पा रही है। अब जो ये प्रशांत किशोर के जो नाम आप ले रहे हो, इनका कोशिश ये है कि ममता का जो इमेज है उस इमेज को रिबिल्ड करे। ये ममता के लिए काफ़ी खतरनाक है कि 2011 से 2018-19 तक ममता का जो इमेज है वो घटता गया। अब किशोर साहब का कोशिश ये है कि ममता की इमेज, जैसे मैंने कह रहा था, लेफ्टिनेंट जनरल भी ममता है और हविलदार भी ममता है। तो अगर चुनाव जीतना है तो ममता ऑनेस्ट है, ममता काम करने वाली है, ममता बीजेपी को रोकने के लिए देश में एकमात्र नेत्री है, ममता लोगों के बीच में है, ममता सीधी सादी सादगी जीवन है उनका। तो ये इमेज बिल्डिंग के, मुझे पता है अभी इमेज बिल्डिंग का सिलसिला जारी है, हो सकता है उनके दिमाग में इसके बाद कुछ है, लेकिन साथ में अगर वायलेंस को रोक नहीं पाते हैं तो ये कुल मिला के पूरे बंगाल की समाज के लिए, इकोनॉमी के लिए और इंडस्ट्री के लिए, सब कुछ के लिए खतरा है। इससे निकालना काफ़ी ज़रूरी है। कोई नहीं काम करना चाहेंगे वहाँ पे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बंगाल के बारे में बहुत सारी जो है खुलासा आपने किया और बहुत सारी नई नई जानकारियाँ दी। नमस्कार। आप देखते रहिए ओपिनियन पोस्ट। बंगाल के बारे में हम और भी नई खुलासे और नई जानकारियों के साथ आपके साथ आएंगे। तब तक हमारे चैनल्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारे वीडियोस आप तक लगातार पहुंचते रहे। धन्यवाद।